नाज़रीन, इटली के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है। इटली ने जंगी बेड़े भेज दिए हैं। वो जो इमदादी जहाज जा रहे हैं गजा की तरफ, उन पर इजराइल की जानब से अटैक किया गया है और अब उसकी हिफाजत के लिए इटली से जंगी बेड़े जो है वो रवाना हो चुके हैं। ये इजराइल के खिलाफ पहला ऐसा इकदाम है कि जंगी बेड़े जो है वो इजराइल के खिलाफ एक तरह से वहां पर भेजे गए हैं। तो ये जो दबाव है, अंदर का दबाव है, इसको कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट, कोई भी यूरोपीय गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजरायली फौज के ऊपर मजीद हमले किए हैं और ईरान और रशिया के दरमियान तारीखी डील जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ईरान बहुत सारी चीजें रशिया को प्रोवाइड कर रहा है और रशिया बदले में बहुत सारी चीजें जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। वहां पर न्यूक्लियर यूनिट्स लगा रहा है। तो तारीखी डील जो है वो वहां पर आगे बढ़ रही है। कोलंबिया ने एक बॉम्ब शेल जो है वो इजराइल के ऊपर गिराया है। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनाइटेड नेशन में आए, उन्होंने तकरीर की और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अपने इत्तेहादी मुल्कों को यह मैसेज दिया कि इजराइल जैसी बदमाश ताकतों को रोकने का एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि हम सारे मिलकर ज्वाइंट आर्मीज बनाएं। अब डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, डायलॉग फेल हो चुका है, हर दूसरा टूल जो है वो फेल हो चुका है। तो अब इजराइल की जैसी बदमाश रियासत को रोकने का एक ही तरीका है और वो है कि आर्मीज बनाना। और उन्होंने कहा कि फलस्तीन की जेनोसाइड रोकने का भी यही तरीका है और ऐसी बदमाश रियासतें, ऐसी बदमाश ताकतें जो मजीद जेनोसाइड करेंगी, उसको रोकने का भी यही तरीका है कि हम सारे मुतहद हो जाएं और आर्मीज बनाएं। मिलिट्री इज द ओनली ऑप्शन। तो ये तमाम सूरत हाल और मजीद चीजें आपके सामने रखेंगे। उधर कशीदगी नेटो और रशिया के दरमियान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पोलैंड ने कहा है कि अगर एक भी ड्रोन रशिया का हमारी तरफ आया तो हम रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। ये पोलैंड की स्टेटमेंट जो वो आ रही है। और रशिया ने कहा है कि नेटो वो हमारे बॉर्डर्स पर आ रहा है और वो बरह रास्त इस जंग में शामिल होने का इरादा रखता है। यूक्रेन के साथ एक इंपॉर्टेंट कंट्री है मोल्डोवा। तो रशिया ने इस बात पर खबरदार किया है कि मोल्डोवा के अंदर नेटो फुल फ्लैज जंगी तैयारियां जो है वो कर रहा है। ये अहम तरीन मुल्क है, यूक्रेन के साथ है और यूक्रेन की सप्लाई लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रशियन फौजें हैं वो यूक्रेन से होते हुए मोल्डोवा के बॉर्डर्स के करीब जब वो पहुंच रही हैं और रशिया ये कह रहा है कि यहां से जो नेटो है वो अपनी फौजें यूक्रेन में जब दाखिल करने का इरादा रखता है। तो वो किसी की भी उरूज पर पहुंची हुई है। दरमियान में ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है और अचानक से एक बड़ा यू टर्न मारा है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन जब अपना सारे का सारा इलाका जो रशिया के पास चला गया वो वापस ले सकता है। यानी ट्रंप बिल्कुल अपनी जो पॉलिसी है, और वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, कोई भी उस पर एतमाद नहीं करता है कि वो एक बात कर रहा है तो ये सही बात होगी और वो खुद इस बात पर टिकेगा। सिवाय इजराइल के बाकी तो उसकी किसी पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इससे पहले ट्रंप ये कहता रहा है कि जो इलाके रशिया के पास चले गए सो चले गए और जंगबंदी होगी, ये होगा। अब वो यूक्रेन को इस हद तक लड़ने की बात कर रहा है कि जो रशिया के पास है वो इलाके में वापस आ सकते हैं। यानी वो एक बड़ी जंग की जब वो खुद बात करने लग गया तो वहां एक अजीब सी सूरत जब पैदा हो गई है। अच्छा, सबसे पहले इजराइल का एक बड़ा मीडिया आउटलेट है मरीव ऑनलाइन के नाम से, इसने एक खबर शेयर की है और ये मैं आपके सामने रखता हूं। इसके मुताबिक ट्रंप पर अब दबाव शदीद है। जो फलस्तीन की रिकॉग्निशन हुई है, जो अरब इस्लामिक लीडर्स वहां पर मिले हैं, जो खलीजी रियासतों में तब्दीली आ रही है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है, जो मिस्र जंगी तैयारियां कर रहा है और जो चाइना की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में मजीद बढ़ती चली जा रही है और डिफरेंट जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और जो अमेरिका के अंदर एक तब्दीली आ रही है, ये सारी चीजें कुल मिलाकर और ऑन ग्राउंड भी इजराइल जो है वो जीत तो नहीं सका है। तो इस वजह से ट्रंप के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है और ट्रंप जो है वो सीज फायर की तरफ जा रहा है। अब ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्रैक टू डिक्लेयर सीज फायर इन गाजा। यूएस प्रेसिडेंट is expected to soon declare a ceasefire in Gaza, according to the report based on the details that emerged from the Trump's meeting with Arab leaders overnight। तो देखिए, ये एक खबर है, चूंकि एक बड़ा मीडिया जब इसको रिपोर्ट कर रहा है तो इसलिए, और बाकी अब मीडिया भी इसको रिपोर्ट करना जब शुरू हो गया है, तो ट्रंप जब सीजफायर अनाउंस करने जा रहा है और वो कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये सही भी हो सकता है क्योंकि प्रेशर तो है और खुद जैसे कैमला हारिस, जैसे जैक सेल्वन, ये सारे भी कह चुके हैं कि ये जंग अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिकन थिंक टैंक्स ये बात कर रही है, अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। अब ये टकर कार्लसन जो है वो पूरी तरह से, यानी वो खुलकर इजराइल के सामने आया हुआ है और टकर कार्लसन ने कहा है कि मेरे पास ये एविडेंस है कि कैसे नेतन्याहू ट्रंप को एक्सप्लॉइट कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मफादात के खिलाफ वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक्सपैंड कर रहा है और अमेरिका को भी कंट्रोल कर रहा है नेतन्याहू। ये टकर कार्लसन ने जो है वो ऑन रिकॉर्ड आकर बात की और उसने कहा मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, मेरे पास ये एविडेंस है। तो अब टकर कार्लसन एक इतनी बड़ी शख्सियत और वहां पर ये बातें तो पहले भी चलती रहती हैं, यानी निचले दर्जे के ऊपर और दो चार आवाजें उठती हैं तो उसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर जो वो साइडलाइन कर दिया जाता है कि ये इजराइल के खिलाफ बस एक हेट्रेड है, ठीक है ना, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब जब इस तरह के क्रेडिबल लोग ये बात कर रहे हैं कि इजराइलियों ने शिकंजा कसा हुआ है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका को वो कंट्रोल करते हैं, ये तो अमेरिकन के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है
कि उनके सामने ये चीजें आ रही हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये सीज फायर होगा नहीं होगा, इस पर हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। जनाब अली, हुआ क्या है कि एड फ्लोटिला जो कि जा रहा है गजा की तरफ, अब वो करीब कहीं पहुंचा है तो उस पर ड्रोन अटैक जो है वो इजराइल ने कर दिया है। और जिस शिप के ऊपर ड्रोन अटैक किया है उसमें इटली के नेशनल जो है वो मौजूद थे। तो इटली का सख्त तरीन जो रद्दअमल है वो सामने आया है। और इटली का रद्दअमल आने की दो वजूहत हैं। और उसकी एक वजह तो यह है कि इटली के नेशनल हैं, दूसरी वजह यह है कि इटली में बहुत बड़े मुजाहरे जारी हैं, उसका दबाव अलग से है। और तीसरी वजह एक और भी है, इटली के जो डॉक वर्कर्स हैं और उनकी जो लेबर यूनियंस हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर रखा है कि अगर इस फ्लोटिला का रास्ता रोका गया तो हम पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा यूरोप जब बंद कर देंगे। तो वो भी एक दबाव है। तो इसको जरा कूल डाउन करने के लिए उन्होंने अपनी जंगी बेड़े जो है वो रवाना कर दिए हैं। तो अब मतलब इसका मतलब वो तो आगे फिर बढ़ेंगे, अगर ये जंगी बेड़े आ रहे हैं तो फिर तो वो गजा के सालों तक पहुंच जाएंगे। अब क्या इसराइल जो है वो इटली के जंगी बेड़ों को निशाना बनाएगा? देखिए, जंगी बेड़े आने के साथ तो वो महफूज हो गया ना, वो सारा काफिला महफूज हो गया। जब ये काफिला वहां से रवाना हो रहा था तो बरतानिया की इसी तरह की मदद मांगी गई थी, बरतानिया ने इनकार कर दिया, किसी ने इस तरह की प्रोटेक्शन देने से इनकार किया। अब इटली जो है जंगी बेड़े भेज रहा है। इटली डिप्लॉयज फ्रिगेट आफ्टर ड्रोन अटैक ऑन गाजा एड फ्लोटिला। Italy sends a navy ship to help Gaza aid flotilla after drone attack. Times of Israel. Italy warns Israel to safeguard Gaza flotilla after drone attacks, sends warship. Italy condemns attack on Gaza flotilla, sends navy ships to help. तो ये जनाब वाली सूरत हाल है। अब इन गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और फलस्तीन के साथ वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, इजराइल का जो फॉल करना है वो बहुत जरूरी है। वो सिर्फ फलस्तीनियों के लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ रीजन के लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ 57 कंट्रीज की दोबारा उरूज और आजादी और डिग्निटी के लिए जरूरी नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इजराइल क्या है, इजराइल जो है वो कॉलोनियलिज्म का जो दौर है जो कई सौ साल फैला हुआ है, जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है, कई सौ साल से ह्यूमैनिटी ने उसको भुगता है और उसकी कहानियां भी सुनाई नहीं जा सकती है, वो इतनी खौफनाक है। तो उस कॉलोनियल दौर की जो आखिरी निशानी है वो इजराइल है, उस कॉलोनियल दौर की आखिरी निशानी जो है वो इजराइल है। तो इसलिए इजराइल का जो फॉल है वो पूरी इंसानियत की जो आजादी है ये उसका मुजाहरा होगा, पूरी मैनकाइंड की जो आजादी है उसका ये मुजाहरा होगा। इसलिए इजराइल का जो फॉल है ये सिर्फ फलस्तीनियों का मसला नहीं है, ये सबका मसला है। और जो कॉलोनियल तजर्बात हैं वो यहां इजराइल ही में हो रहे हैं, जो उनके कई सौ साल उन्होंने कॉलोनीज बनाई हैं, तो उसके जो सारे तजर्बात हैं वो इजराइल में करते रहते हैं वो फलस्तीनियों के ऊपर। तो ये उस दौर की इख्तिताम हो गया। अब उनके लिए नई कॉलोनियां बनाना जो वो नामुमकिन है और आसान नहीं है। तो अगर ये खत्म होता है तो उस कॉलोनियल दौर का भी इख्तिताम होगा। और फलस्तीनी ने अटैक्स किए हैं। कसाम ब्रिगेड रिपोर्ट्स अटैक्स ऑन इजरायली फोर्सेस इन गाजा एंड इजरायली आर्मी रिपोर्ट्स सोल्जर्स वुंडेड इन नॉर्दर्न गाजा। इजरायली आर्मी भी किसी हद तक जब मान रही है कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। अब जनाब अली बहुत सारे मुल्क करीब आ रहे हैं जिसमें ईरान और रशिया के ताल्लुकात हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जनाब अली हुआ यह है कि ईरान ने गैस टरबाइन जो है वो डिलीवर की है रशिया को। एक तो ये ताल्लुकात का मुजाहरा है, दूसरी तरफ ईरान की ये तरक्की, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी, ये उसका भी मुजाहरा है कि गैस टरबाइन, इससे पहले ये जर्मनी है और जर्मनी है आप जानते हैं, तो जर्मनी जो है वो गैस टरबाइन रशिया को प्रोवाइड कर रहा था। अब रशिया ने ईरान से जब खरीदना शुरू कर दिया, पहली उन्होंने डिलीवर कर दी है 40 टरबाइन है वो ईरान ने डिलीवर करनी है। तो ये ताल्लुकात मजीद गहरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये ईरान की तरक्की का शाहकार है। यही चीज इजराइल और अमेरिका को कबूल नहीं है। वो चाहते हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय किया जाए और ईरान की जो तरक्की का रास्ता है वो रोका जाए। ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रहा है, वो स्पेस में भी काम कर रहा है और वो एक ऐसी नेशन है जो रेजिस्ट कर सकती है। अभी देखें कतर का कितना इन्फ्लुएंस है, कितना उनके पास पैसा है, कितनी उनकी दौलत है, पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस है। यूरोप में उनका कितना इन्फ्लुएंस है, कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। $400 मिलियन का उन्होंने वो त्यारा ट्रंप को दिया जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उस सब के बावजूद क्या कतर रिस्पॉन्ड कर सका? क्या कतर हमले से बच सका? नहीं, वो ईरान ही था जिसने अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लिया और फौरी बदला चुकाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इस जालिम दुनिया में डिग्निटी के साथ रहना। तो ईरान ने अपनी ह्यूमिलिएशन का फौरी बदला लिया, तो इसलिए ईरान उनको कबूल नहीं है। ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो उनको कबूल नहीं है। ये आइडियोलॉजी जो इजराइल से रेजिस्ट करने वाली है, इजराइल के सामने ना झुकने वाली है, इजराइल की ह्यूमिलिएशन ना कबूल करने वाली है, ये उनको कबूल नहीं है। तो जनाब 40 टरबाइन ईरान देगा रशिया को और 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो रशिया ईरान के अंदर लगाने जा रहा है। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा ईरान के अंदर और उनकी तरक्की के अंदर यह हम किरदार अदा करेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। यानी अमेरिका और इजराइल तो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह करना चाहते हैं, रशिया जो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहा है। तो देखे ना,
आज जनाब अली कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बॉम्ब शेल जब इजराइल के ऊपर गिराया है, बड़े ये बहादुर हैं। और वैसे भी जो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो नेशंस हैं उनकी एक हिस्ट्री है और उनके लीडर्स जैसे इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक तारीख है, ठीक है ना। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो है वो बड़े बहादुर हैं, बड़े दिलेर हैं और फिलिस्तीन के लिए उनकी खास पोजीशन है। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है दैट रिजेक्ट जेनोसाइड्स। आई कॉल ऑन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कि वो मोबिलाइज करें अपने वेपन्स को और अपनी आर्मीज को टू डिफेंड पैलेस्टाइन। अब दुनिया की अकवाम मुतहद हो जाए और अरबों को उन्होंने मैसेज दिया, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है फौजें भेजें, फलस्तीन के लिए फौजें भेजी जाएंगी। यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कोलंबिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं डायलॉग, डिप्लोमेसी, मुज़ाकरात, रहम की अपील ये सब फारिग हो चुका है। दुनिया फौजें भेजे गजा को, फलस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी रीजनल कंट्रीज के ऊपर आती है। डिप्लोमेसी हैज बीन ट्राइड इन गाजा बट इट हैज फेल्ड टू रिजॉल्व द सिचुएशन। इनफ इज इनफ एंड टुडेज स्लोगन इज फ्रीडम और डेथ। बड़ी गैर मामूली तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं, यानी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कोलंबिया के प्रेसिडेंट फ्रीडम और डेथ का नारा लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये मामूली वाकयात नहीं होते। यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर वो फ्रीडम और डेथ का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं फौजें भेजें। तो ये दुनिया का रिएक्शन है। तो मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर भी दबाव इस तरह बढ़ता रहता है। और चिली के जो प्रेसिडेंट है, ये भी साउथ अमेरिका का बड़ा जबरदस्त मुल्क है। चिली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि इजराइल वहां पर जेनोसाइड कर रहा है और नेतन्याहू को जो है वो इसका ट्रायल किया जाए, आलमी अदालत में इसका ट्रायल किया जाए और इसने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, ठीक है ना। इसको जब वो कटारी में लेकर आया जाए, इसको जब वो पनिशमेंट दी जाए। ये चिली के प्रेसिडेंट ने जब यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बात की है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए 25 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है, सीज फायर इधर उधर ये सारी बातें उन्होंने की हैं। 25 यूरोपियन और उसमें कनाडा भी शामिल है। और जर्मनी के अंदर सर्वे सामने आया, जर्मनी की गवर्नमेंट जो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो जर्मनी में आज पोल सामने आया, मेजॉरिटी ऑफ जर्मन सेज इजराइल्स एक्शन इन गाजा अमाउंट टू जेनोसाइड। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा यूरोपियन गवर्नमेंट्स के लिए, इटली के लिए, जर्मनी के लिए या बाकी जो रह गए हैं जिन्होंने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके लिए बहुत मुश्किल और नामुमकिन के करीब हो जाएगा कि वो इस तरह से सस्टेन करें। जब तमाम मुल्कों ने और यूरोप की दो बड़ी ताकतें बरतानिया और फ्रांस दोनों ने कर लिया है, यानी आपके इर्द गिर्द के मालिक ने सबने कर लिया है। और फिर देखे ना कि अवाम का भी तो एक सेंटिमेंट है और वो वहां से ट्रांसफर हो रहा है। वहां पर अब खुलकर फलस्तीन के लिए बात हो रही है, परचम हर तरफ फलस्तीनी परचम लहराए जा रहे हैं, एम्बेसीज खुल रही हैं, वहां पर फ्लैग लहराए जा रहे हैं, एम्बेसडर जब वहां पर अपॉइंट हो रहे हैं। तो ओवरऑल भी आप देखें कि वेस्टर्न मीडिया जो है अब उसमें भी तब्दीलियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का नैरेटिव चेंज हो गया। तो फ्रांस के मीडिया का भी चेंज हुआ, ब्रिटिश मीडिया का भी चेंज हुआ, तो वो चीज बाकी मुल्कों में भी तो ट्रांसफर होगी। तो इसलिए जो है वो इन मुल्कों का अब ज्यादा देर सस्टेन करना ये नामुमकिन के करीब है। और इराक ने कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड ये जो है रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह दुनिया जो है वो अपना स्टांस भी ले रही है, लेकिन अभी तक सीजफायर करवाने में जो है नाकाम है। अब नेतन्याहू और अल शरा की मुलाकात हो सकती है न्यूयॉर्क के अंदर, यह मुतवक्के है। न्यूयॉर्क में अल शरा और नेतन्याहू की जब मुलाकात हो सकती है। एक वांटेड है आलमी अदालत में और दूसरा जो है ये अमेरिका को वांटेड था। 10 मिलियन जो डॉलर्स है इसकी इनाम रखा हुआ था। तो दोनों की मुलाकात होने जा रही है। और अल शरा ने कल खुद एक खूबसूरत बात की कि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स है, इजरायली गवर्नमेंट और अरब्स गवर्नमेंट्स। ये पीपल टू पीपल नहीं है। अरब स्ट्रीट इजराइल को नहीं मानती है, लेकिन चूंकि बादशाह आते हैं तो जाहिर है कोई ज्यादा मामला हो भी नहीं सकता। लेकिन ये एक जेन्युइन पीस नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज भी मिडिल ईस्ट में जंगें हो रही हैं और वहां पर मजीद जंगों का खतरा है। और ईरान भी अगर थोड़ा सा रैकलेस बिहेव करना चाहे, रैकलेस भी छोड़े, अगर ईरान इजराइल को उसकी जुबान में जवाब देना शुरू कर दे तो यहां पर इलाकाई जंग छिड़ चुकी हो। तो इजराइल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। और इजराइल का जो रास्ता है वो मिडिल ईस्ट में मजीद जंगें छेड़ने का जो रास्ता है। तो जनाब अली अब वो अल शरा क्या जो है वो तय करेगा। एक सिंबॉलिक सी मीटिंग जाहिर है कि दिखाने के लिए कि देखो ये अब अल शरा जो है वो नेतन्याहू के साथ खड़ा है। अच्छा, उधर जो है वो आलमी सतह के ऊपर फटा बढ़ता चला जा रहा है। नेटो और रशिया की जंग, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। ना नेटो पीछे हटने के लिए तैयार है और रशिया पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि 40 साल की डायलॉग और डिप्लोमेसी और मिन्नत समाजत और इनको बार बार एक बात कन्वे करने के बाद रशिया ने ये इकदाम उठाया। और ये रशिया की सलामती के लिए एक ऐसा अमल है कि उससे वो पीछे हट नहीं सकते हैं। ये अफगानिस्तान जैसी जंग नहीं है, ये बाकी जंगें, ये तो उनके बॉर्डर के ऊपर मसला है ना, तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। रशिया कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो नेटो जो है उसके नेटो ने तो ये अननेसेसरी वॉर थी ना, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता था। उन्होंने छेड़ी ही इसलिए कि रशिया को जब वो कोलैप्स करवाना है।
तो इसलिए अब नेटो भी तैयार नहीं है। और इस जंग ने यूरोप का बुरकस निकाल दिया, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नहीं रुक रहा है, इस सब के बावजूद नहीं रुक रहा है। तो इसलिए ये वो जंग है जो दुनिया में आलमी जंग छेड़ सकती है, क्योंकि इसका जो रूट कॉज है उसका सोल्यूशन नहीं है। अब जनाब अली, पोलैंड ने ये कहा है कि अगर इनका ड्रोन आया तो हम हमला कर देंगे, और रशिया ये कह रहा है कि नेटो अपनी फौजें डिप्लॉय करने जा रहा है यूक्रेन के ओडेसा में टू इंटिमिडेट इन मोल्डोवा एंड द वैनगार्ड ऑफ द फोर्सेस हैज अराइव्ड। फौजें मोल्डोवा में आ चुकी हैं और वो ओडेसा में आने जा रही हैं। ये अगर आप मैप के ऊपर देखें तो मोल्डोवा के साथ यूक्रेन है, और जो मोल्डोवा का बिल्कुल जो सी साइड है उसके साथ ये ओडेसा है। इस ओडेसा की तरफ जब रशियन फौजें बढ़ रही हैं और आगे जब वो पहुंच जाएंगी तो सी से रास्ता जब वो यूक्रेन का कट जाएगा। पीछे जो सारा हिस्सा है वो रशिया कवर कर चुका है, अगर ओडेसा वो ले गया तो यूक्रेन का सी से सारा रास्ता जब वो कट जाएगा, इससे उसकी सप्लाई लाइन भी कट जाएगी। तो मोल्डोवा के अंदर और रशिया ये कह रहा है कि उनकी फौजें आ गई हैं और आगे वो ओडेसा में भेजने जा रहे हैं रशियन फौजों के जवाब में। ये बहुत बड़ा ये मामला है, बहुत बड़ा। और पिछले 2-3 साल से यूरोप में, नेटो में यही डिबेट जारी है कि हम वहां पर भेजें फौजें या ना भेजें। जब भेजते हैं तो इसका मतलब रशिया से बराह रास्त जंग हो जाएगी, और रशिया से बराह रास्त जंग का मतलब यह है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो इसमें वो फंसे हुए हैं। अब रशिया ये कह रहा है कि उनकी फौजें आ गई हैं और वो फौजें आगे भेजने जा रहे हैं। रशिया वार्न्स ऑफ नेटो एंड यूरोपीय यूनियन प्लान्स टू ऑक्यूपाई मोल्डोवा। रशिया ये कह रहा है कि नेटो बाकायदा मोल्डोवा को एक फ्रंट लाइन स्टेट जब बनाने जा रहा है, यूक्रेन के बाद मोल्डोवा, वहां पर वो अपनी बेसिस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फौजें डिप्लॉय कर रहे हैं, यहां से सप्लाई लाइन मैनेज करेंगे। नेटो की फोर्सेस यहां पर आ चुकी हैं और वो इस पूरे मुल्क को कैप्चर कर रही हैं। तो ये खौफनाक बात है, यानी नेटो का कोई इरादा नहीं है इस मामले को हल करने का। और अब ऊपर से ट्रंप ने कह दिया है कि यूक्रेन तो सारा इलाका वापस ले सकता है। अब ये पता नहीं नई क्या कहानी ट्रंप ने जब डाल दी है। और पोलैंड कह रहा है एक भी ड्रोन आया तो हम रशिया के ऊपर हमला कर देंगे। ये पोलैंड का स्टांस है। तो तमाम रशियन बॉर्डर्स के ऊपर आप बाल्टिक में चले जाएं, जहां पर इस्टोनिया है, लतविया है, तो इस्टोनिया में वो नेटो फौजें पहुंची हुई हैं। तो ये इस वक्त की काफी गंभीर सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय से रोका करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।